नमस्कार मित्रों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सबको विदित है, हम पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए पशुपालन विज्ञान की क्लासें आयोजित कर रहे हैं। पेश है इसी क्रम में पशुपालन विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कक्षा 10। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न देखते हैं। पशुओं से संबंधित है, इन चार ऑप्शन में से पशुओं से क्या संबंधित है? ऑप्शन है नूजणों, जीर्णपोष, नाथ और उपर्युक्त सभी। तो इन चार विकल्पों में से पशुओं से क्या संबंधित है? नूजणों होता है दूध निकालते समय पैर व पूंछ को बांधने की रस्सी को अपन बोलते हैं नूजणों। अगला ऑप्शन है जीर्णपोष। ये घोड़े की पीठ पर जो वस्त्र डालते हैं हम बैठने के लिए, उसको हम कहते हैं जीर्णपोष। नाथ है बैलों में नाक में डाली जाने वाली रस्सी। तो पशुओं से ये तीनों विकल्प संबंधित है, नूजणों, जीर्णपोष और नाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्गियों में बधियाकरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? मुर्गियों में जो बधियाकरण होता है, जिसे हम कैपोनाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑप्शन देखते हैं। डाई इथाइल, अगला ऑप्शन है मिथाइल पेराथियान, अगला ऑप्शन है डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रोल और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रोल। ये जो फीमेल मुर्गियां हैं उनमें पाया जाता है, और अगर नर मुर्गे में डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रोल की टिकिया हम रख दें चीरा लगाकर, तो जो नर मुर्गे हैं वो बधियाकृत हो जाते हैं। तो बधियाकरण के लिए डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रोल हार्मोन उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य एकत्रण का उपयुक्त समय है। कृत्रिम गर्भाधान जब हम करवाते हैं तब जो सीमन कलेक्शन करते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा समय, उपयुक्त समय कौन सा है? ऑप्शन है प्रातःकाल, दोपहर, शाम और रात। तो इसका सही उत्तर है प्रातःकाल। मॉर्निंग में सीमन कलेक्शन का कार्य किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बधियाकरण की विधि है, कास्ट्रेशन की मेथड इनमें से कौन सी है? सर्जिकल बधियाकरण मतलब ऑपरेशन द्वारा बधियाकरण किया जाए, या बर्डीजो कास्ट्रेटर है, वो बधियाकरण के काम में आने वाला एक उपकरण है। अगला ऑप्शन है रबर की अंगूठी भी बधियाकरण के काम में आती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी चीजें हैं वो बधियाकरण की विधियां है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंट की कौन सी नस्ल समुद्र में तैरना पसंद करती है? ऊंट की वह कौन सी नस्ल है जो समुद्र में तैरना पसंद करती है? ऑप्शन है नाचना, खराई, मेवाड़ी और जैसलमेरी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा खराई नस्ल के जो ऊंट है वो समुद्र में तैरना पसंद करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ, गुजरात में।
कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं और ये 3 किलोमीटर तक तैर सकते हैं, 3 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। और ये समुद्र के आसपास जो दलदली वनस्पति है जिसे हम मैंग्रोव वनस्पति बोलते हैं, मैंग्रोव वनस्पति खाने के शौकीन होते हैं, तो ये तैर कर मैंग्रोव वनस्पति तक पहुंचते हैं। तो प्रश्न अपना ये है कि समुद्र में ऊंट की कौन सी नस्ल तैरना पसंद करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खराई। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, इस प्रकार की ये खराई नस्ल के ऊंट है जो समुद्र में तैरना पसंद करते हैं, 3 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली मैंग्रोव वनस्पति खाना इनको पसंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। लंगड़ा बुखार रोग में पेशियों से आवाज आती है, उसे क्या कहते हैं? लंगड़ा बुखार जो रोग होता है उसमें मसल से या पेशियों से जो आवाज आती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है डब, अगला ऑप्शन लब, तीसरा ऑप्शन है स्मैकिंग और चौथा ऑप्शन है क्रीपीटेटिंग। तो लब और डब है वो हृदय की धड़कन से संबंधित है, हृदय की धड़कन से, हृदय की धड़कन की जो आवाज होती है वो होती है लब डब। स्मैकिंग है वो होठों की आवाज होती है, होठों की आवाज। खाने से पहले और खाने के बाद जब होठ पशु आपस में जोड़ता है, खोलता है, तब स्मैकिंग की आवाज आती है। और जो मसल्स की या पेशियों की जो आवाज है वो होती है क्रीपीटेटिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रीपीटेटिंग। लंगड़ा बुखार रोग में पेशियों से जो आवाज आती है उसे हम क्रीपीटेटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मसाइयों का प्रसिद्ध मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ है? मसाइयों का जो प्रसिद्ध मसाई मारा नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तंजानिया, कीनिया, युगांडा और सोमालिया। तो इसका सही उत्तर है कीनिया। कीनिया में मसाई मारा नेशनल पार्क स्थित है। तंजानिया में सेरेंगेटी नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्गियों में विटामिन ए की आपूर्ति के लिए क्या देते हैं? मुर्गियों में विटामिन ए की आपूर्ति के लिए क्या दिया जाता है आहार के रूप में? ऑप्शन है हरा चारा, मक्का, चावल का भूसा और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरा चारा, ग्रीन फॉडर दिया जाता है मुर्गियों में विटामिन ए की आपूर्ति के लिए। जैसा कि आप अगले स्लाइड में देख रहे हैं, इस प्रकार हरा चारा है वो मुर्गियों में विटामिन ए की कमी की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न। जयपुर में कहाँ वेटेनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है? जयपुर में किस जगह वेटेनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है सांगानेर, जामडोली, बस्सी और दूदू। तो इसका सही उत्तर है जामडोली। जामडोली जयपुर में वेटेनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, वेटेनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण है वो जामडोली जयपुर में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भेड़ को मांस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? मतलब भेड़ की कौन सी नस्ल ऐसी है जिसको मांस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है चोकला, मगरा, सोनाड़ी और जैसलमेरी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सोनाड़ी। सोनाड़ी जो भेड़ है उसको मांस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये इसका दूसरा नाम चनोथर भी है। चनोथर मांस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं, इस प्रकार की भेड़ होती है, इसका नाम है सोनाड़ी या चनोथर।
चनोथर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसके कान होते हैं वो कान क्या बहुत लंबे लंबे होते हैं, और जब ये चढ़ती है तो इसके कान है वो जमीन को टच करते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसका नाम चनोथर भी है, सोनाडी या चनोथर भेड़। अगला प्रश्न देखते हैं। पशु सीटी स्कैन से संबंधित देश का पहला राज्य है, मतलब वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले पशुओं की सीटी स्कैन करने की फैसिलिटी की शुरुआत हुई? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान भारत देश का वह पहला राज्य है जिसमें पशुओं की सीटी स्कैन की व्यवस्था आरंभ हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस का जंतु वैज्ञानिकल जूलॉजिकल नेम या जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम जूलॉजिकल नेम क्या है? ऑप्शन है बोस इंडिकस। बोस इंडिकस है वो देशी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है। देशी गाय, देशी गाय होती है उसका नाम है, जूलॉजिकल नेम है उसका बोस इंडिकस। केप्रा हिरकस, केप्रा हिरकस है वो बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम है। बुबेलिस बुबेलस, बुबेलिस बुबेलस ये भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। और अगला ऑप्शन है बोस टॉरस। बोस टॉरस है वो विदेशी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है, विदेशी गाय का बोस टॉरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस बुबेलस, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पशुओं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं, मतलब पशुओं को कंट्रोल करने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं? ये है बुल होल्डर। बुल होल्डर सांड को नियंत्रित करने के लिए काम में लेते हैं। बुल नोज रिंग, बुल नोज रिंग नाक में पहनाई जाती है, इसका भी काम पशु को नियंत्रित करना है। एंटी काऊ किकर, एंटी काऊ किकर, एंटी काऊ किकर, एंटी काऊ किकर है उसका भी उपयोग पशु को नियंत्रित करने के में होता है। जब हम दूध निकालते हैं तो एंटी काऊ कीकर को उसकी पिछली दोनों टांगों पे लगा दिया जाता है और उससे एक चेन लगी रहती है ताकि पशु दुहाते समय लात नहीं फेंके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बुल होल्डर का भी प्रयोग होता है, बुल नोज रिंग का प्रयोग होता है, नाक में पहनाई जाती है। एंटी काऊ कीकर का भी प्रयोग करते हैं दूध दुहते समय, और इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, मतलब तीनों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाचना, नाचना फिर ब्लैंक दे रखा है कि एक नस्ल है, मतलब इन पशुओं में से नाचना किसकी एक नस्ल है? ऑप्शन है ऊंट, बकरी, गाय और भेड़। तो इसका सही उत्तर है ऊंट। नाचना ऊंट की एक नस्ल का नाम है जो कि जैसलमेर में पाई जाती है, जैसलमेर में नाचना ऊंट। जैसा कि आप अगली स्लाइड में देख पा रहे हैं, इस प्रकार का जो ऊंट होता है जो जैसलमेर में नाचना स्थान पे पाया जाता है, तो ये ऊंटों की एक बहुत ही प्रसिद्ध नस्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक कुबड़ जिनमें सिंगल हम्प होती है उस ऊंट को हम क्या कहते हैं? प्रथम ऑप्शन है कैमेलस ड्रोमीडेरिस, कैमेलस ड्रोमीडेरिस। अगला ऑप्शन है कैमेलस बैक्ट्रियनस। तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन है कैप्रा हिरकस। तो कैप्रा हिरकस तो बकरी का जूलॉजिकल नेम है, और जो कैमेलस ड्रोमीडेरिस है वो एक कुबड़ वाला ऊंट होता है, एक कुबड़ वाला ऊंट, एक कुबड़ वाला ऊंट।
और जो कैमेलस बैक्टीरियनस है वो 2 कुबड़ वाला ऊंट होता है, 2 कुबड़ वाला ऊंट। तो इसमें प्रश्न में पूछा है 1 कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैमेलस ड्रोमीडेरियस, कैमेलस ड्रोमीडेरियस। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो जैसे इसमें यहाँ पे ये सिंगल हम्प है, 1 कुबड़ वाला ऊंट है, तो इसका नाम कैमेलस ड्रोमीडेरियस है। वुल सॉर्टर डिजीज, वुल सॉर्टर डिजीज किस रोग का उपनाम है? मतलब ये जो 4 रोग दे रखे हैं इनमें से किस रोग को वुल सॉर्टर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है रिंडरपेस्ट, गलघोटू, रेबीज और एंथ्रेक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को वुल सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं, वुल सॉर्टर डिजीज, वुल सॉर्टर डिजीज। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऊन की फैक्ट्रियां होती है उसमें जो मनुष्य काम करते हैं, जो लेबर काम करती है, उनमें ऊन से ये रोग मनुष्य में फैल जाता है, इसलिए इसको वुल सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आयरशायर, आयरशायर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? इस प्रकार की होती है आयरशायर नस्ल की गाय, वो कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड। तो इसका सही उत्तर है स्कॉटलैंड। आयरशायर नस्ल की जो गाय है उसका उत्पत्ति स्थान स्कॉटलैंड माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। करन स्विस, करन स्विस गाय की संकर नस्ल किसका क्रॉस है? करन स्विस गाय की जो संकर नस्ल है, इस प्रकार की गाय होती है वो करन स्विस गाय है, तो इसकी जो संकर नस्ल है वो किन का क्रॉस है, मतलब किन के हाइब्रिडाइजेशन से, किन के संकरण से बनी है? ऑप्शन है जर्सी और राठी के संकरण से, ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण से, ब्राउन स्विस और हरियाणवी के संकरण से, और फ्रीजियन और थार पारकर के संकरण से। तो मित्रों इसका सही जवाब होगा ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण से करन स्विस प्रजाति की गाय का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब हुई? भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कौन से सन में हुई? ऑप्शन है 1967, 1972, 1969 और 1960। तो इसका सही विकल्प है 1969। 1969 में भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्रा रोग मुख्यतः किस पशु में होता है? सर्रा रोग जो होता है वो मुख्यतः मेनली कौन से एनिमल में होता है? ऑप्शन है सूअर, मुर्गी, ऊंट और कुत्ता। तो इसका सही विकल्प है ऊंट। ऊंट में सर्रा रोग होता है, ऊंट में सर्रा रोग होता है और ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसमें पागलपन हो जाता है ऊंट में, वह गोल गोल घूमता है। इसका जो रोग जनक है वो है ट्रिपेनोसोमा इवांसी। इसका जो रोग जनक है वो है ट्रिपेनोसोमा इवांसी। इस रोग को ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहा जाता है। ट्रिपेनोसोमियासिस, सोमियासिस। और इसका जो वाहक है वो होती है रोगाणुजनक होती है इसकी मक्खी। ये एक प्रोटोजोवन बीमारी है। प्रोटोजोआ होता है ट्रिपेनोसोमा इवांसी। ये क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है। तो जब ये मक्खी किसी
स्वस्थ ऊंट को काट लेती है तो ये जो प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा इवांसी उसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है और इससे सर्रा जो बीमारी है वो ऊँटों में हो जाती है और इसका जो वाहक है वो होती है मक्खी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। टोगनबर्ग, टोगनबर्ग किसकी नस्ल है? टोगनबर्ग इनमें से किसकी नस्ल है? ऑप्शन है भेड़, शहरी बकरी, विदेशी बकरी और सूअर। तो इसका सही उत्तर है विदेशी बकरी। टोगनबर्ग है वो एक विदेशी बकरी की नस्ल है। जैसा कि आप अगली स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये टोगनबर्ग बकरी है। टोगनबर्ग ये एक विदेशी बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं। मादा सूअर को जो एक बार भी गर्भित नहीं हुई, जिसे मांस हेतु काम में लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मादा सूअर जो एक बार भी गर्भित नहीं हुई है, उसको मांस हेतु हम काम में लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गिल्ट, राउट, ऑयल और किड। तो इसका सही विकल्प है गिल्ट। मादा सूअर जो एक बार भी गर्भान्वित नहीं हुई है उसे हम गिल्ट कहते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय ट्रू स्टोमक होता है। जुगाली करने वाले जो पशु है, रूमिनेंट्स या रोमंथी पशु है, उनमें जो यथार्थ आमाशय है वो आमाशय का कौन सा भाग होता है? ऑप्शन है रूमेन, रेटिक्यूलम, एबोमेसम और ओमेजम। तो इसका सही उत्तर है एबोमेसम। एबोमेसम है, इसको हम यथार्थ आमाशय के नाम से जानते हैं। ट्रू स्टोमक, यथार्थ आमाशय। क्योंकि जो पशु जुगाली नहीं करते हैं वैसा का वैसा ही आमाशय ये होता है एबोमेसम। उनके जैसा का जैसा इसमें जो पाचक एंजाइम है, पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन है, रेनिन है इत्यादि का श्रावण होता है, एसियल अम्ल का श्रावण होता है। इसलिए एबोमेसम को यथार्थ आमाशय या ट्रू स्टोमक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोदना, गोदना मतलब टैटूइंग, जो टैटू बनाते हैं पशुओं के, तो टैटूइंग द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है? टैटू बनाते हैं पशुओं की पहचान के लिए, तो टैटूइंग द्वारा हम पशुओं के कौन से अंग पे टैटू बनाते हैं? ऑप्शन है नाक, कान, गर्दन और पिछला पैर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कान। कान पे हम टैटूइंग करते हैं जिससे पशु की आसानी से पहचान हो सके। जिस प्रकार से अगली स्लाइड में आपको दिख रहा है, कान पे टैटू बना दिया जाता है जिससे पशु की आसानी से पहचान हो सकती है। गर्भित गाय को, गर्भित गाय को दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है? गर्भित गाय को दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार मतलब जो सप्लीमेंट उसको देते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लेशिंग। फ्लेशिंग तो होता है भेड़ों में प्रसव से पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार। अतिरिक्त आहार, भेड़ों में प्रसव से पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार। स्टीमिंग अप, स्टीमिंग अप होता है गाय में प्रसव से पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार। डीबिकिंग होता है चोंच को काटना, चोंच को काटना। तो इसके अंदर इसका सही ऑप्शन है स्टीमिंग अप। जो गाय में, गर्भित गाय को प्रसव से पूर्व दिए जाने वाला अतिरिक्त आहार है
उसको हम बोलते हैं स्टीमिंग अप। अगला प्रश्न देखते हैं, बछड़े को मां से अलग रखकर, बछड़े को मां से अलग रखकर पालना कहलाता है। बछड़े को मां से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है? ऑप्शन है विनिंग, सकलिंग, नकलिंग और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनिंग। बछड़े को मां से अलग रखकर पालना, अलग रखकर पालना। और बछड़े को मां के साथ पालना, इसको बोलते हैं सकलिंग। मां के साथ रखकर पालना। और जो नकलिंग वो है गाय व भैंस में दूध निकालने की विधि, दूध निकालने की विधि, उसको बोलते हैं नकलिंग। तो विनिंग हो गया बछड़े को मां से अलग रखकर पालना, सकलिंग हो गया मां के साथ रखकर पालना, नकलिंग हो गया गाय व भैंस में दूध निकालने की विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनिंग। बछड़े को मां से अलग रखकर पालने को विनिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रूमिंग होता है। ग्रूमिंग होता है, ऑप्शन है त्वचा को साफ करना, दूध निकालना, पशु को गिराना और पशु का चयन करना। तो इसका सही उत्तर है त्वचा को साफ करना। इसको ग्रूमिंग बोलते हैं, ग्रूम करते हैं पशुओं में। अगला प्रश्न, चंगथंगी व चेंगू किस पशु की नस्ल है? चंगथंगी व चेंगू किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन है खरगोश, गाय, बकरी और ऊंट। तो इसका सही विकल्प है बकरी। बकरी की नस्ल है चंगथंगी व चेंगू। अगला प्रश्न देखते हैं, कुत्ते के काटने के कितने दिन बाद सामान्यतः रेबीज के लक्षण उभरने की संभावना रहती है? मतलब जो कुत्ता अगर किसी सामान्य व्यक्ति को काट लेवे तो रेबीज जो बीमारी है उसके लक्षण कितने दिन उपरांत परिलक्षित होते हैं? ऑप्शन है 10 से 90 दिन, 110 से 115 दिन, 90 से 100 दिन और 100 से 110 दिन। तो इसका सही उत्तर है 10 से 90 दिन के बीच में जो इसका उष्मायन काल है, उष्मायन काल, इंक्यूबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, वो है 10 से 90 दिन। 10 से 90 दिन के बीच में रेबीज के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। रेबीज को अपन हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं? क्योंकि रेबीज का वायरस जिस व्यक्ति के शरीर में होता है उसको पानी से डर लगने लग जाता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये एक वायरल डिजीज है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंटनी के दूध के सेवन से किस रोग का बचाव होता है? ऊंटनी के दूध के सेवन से किस रोग का बचाव होता है? ऑप्शन है वायु रोग, पेट रोग, शिरा रोग और मधुमेह रोग। मधुमेह रोग इसका सही उत्तर है। मधुमेह रोग या डायबिटीज में ऊंटनी का दूध पीने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऊंटनी के दूध में इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन जो मधुमेह का नियंत्रण करता है। तो ऊंटनी के दूध के सेवन से किस रोग में बचाव होता है? मधुमेह रोग में बचाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्प्लेनिक ज्वर का दूसरा नाम है। स्प्लेनिक ज्वर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है एफएमडी, रानीखेत, मिल्क ज्वर और एंथ्रेक्स। तो इसका सही विकल्प है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का दूसरा नाम
स्प्लेनिक ज्वर या प्लीहा बुखार भी बोलते हैं इसको, प्लीहा बुखार, तिल्ली बुखार भी कहते हैं, तिल्ली बुखार, स्प्लेनिक ज्वर एंथ्रेक्स को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बीमारी के पश्चात मृत पशु के शरीर को चूने के साथ दबाना चाहिए? मतलब कौन सी बीमारी से ग्रसित होने वाले पशु में को मरने के उपरांत चूने के साथ दफनाना चाहिए? ऑप्शन है तपेदिक, एंथ्रेक्स, मलेरिया और ब्लैक क्वार्टर। तो इसका सही जवाब है एंथ्रेक्स रोग से ग्रसित जो पशु है उसको मरने के पश्चात चूने के साथ दफनाना चाहिए, क्योंकि एंथ्रेक्स रोग से ग्रसित जानवर का कभी भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। एंथ्रेक्स रोग है वो बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस जो जीवाणु होता है, जीवाणु द्वारा फैलता है और ये एक एयरबॉर्न डिजीज है। एयरबॉर्न डिजीज मतलब वायु जनित रोग है और इसमें जो बैसिलस एंथ्रासिस जीवाणु है इसके स्पोर्स बन जाते हैं। इसलिए एंथ्रेक्स रोग से जिस जानवर की मृत्यु होती है उसका कभी पोस्टमार्टम नहीं करते और उसे चूने के साथ दफना देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्रा रोग के खोजकर्ता वैज्ञानिक थे। सर्रा रोग किसमें होता है? मुख्यतः ऊंटों में होता है। तो सर्रा रोग के खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग्रिफिथ इवांस, डॉक्टर एस बनर्जी और डॉक्टर ए के दाहमा। तो इसका सही उत्तर है ग्रिफिथ इवांस। ग्रिफिथ इवांस ने 1880 में सर्रा रोग की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंट किस प्रकार का पशु है? ऊंट किस प्रकार का पशु है? ऑप्शन है रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट, स्यूडो रूमिनेंट और उक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्यूडो रूमिनेंट, क्योंकि रूमिनेंट या जो रोमंथी पशु है जो जुगाली करते हैं उनका आमाशय 4 भागों में बटा रहता है, लेकिन ऊंट के आमाशय में 3 भाग ही पाए जाते हैं। ओमेजम जो भाग होता है, ओमेजम अनुपस्थित होता है, ओमेजम अनुपस्थित होता है और ऊंट जुगाली भी करता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये स्यूडो रूमिनेंट है, छद्म रोमंथी पशु है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रोकार कैन्यूला किस रोग से संबंधित है? मतलब ट्रोकार कैन्यूला इस प्रकार का उपकरण होता है, उसका प्रयोग हम कौन से रोग में करते हैं? ऑप्शन है जहरबाद, गलघोटू, जोहनीस बीमारी और टिम्पेनाइटिस या आफरा। तो इसका सही उत्तर है टिम्पेनाइटिस या आफरा। इस बीमारी में हम ट्रोकार कैन्यूला उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, कोचीन, बैरकपुर और अविकानगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटनवाड़ी। पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ जो अपनी होजरी ऊन की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, कहाँ पाई जाती है? पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ कौन से स्टेट में पाई जाती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, असम, केरल और गुजरात। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ जो अपनी होजरी ऊन की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है वो गुजरात में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच कल्याणी किसकी नस्ल है? पंच कल्याणी किसकी नस्ल है? ऑप्शन है भैंस,
गाय, भेड़ और बकरी। तो इसका सही उत्तर है भैंस की नस्ल है पंच कल्याणी। जैसा कि आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं, इस प्रकार की भैंस होती है, इसका नाम है पंच कल्याणी नस्ल की भैंस। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड वाटर फीवर। रेड वाटर फीवर रोग है, मतलब इन 4 रोगों में से किसका नाम रेड वाटर फीवर है? ऑप्शन देखते हैं, लीशमानियोसिस, थाइलेरियोसिस, बेबियोसिस और एनाप्लाज्मोरिस। एनाप्लाज्मोरिस। तो इनमें सही उत्तर है इसका बेबियोसिस। बेबियोसिस रोग है, उसको रेड वाटर फीवर भी कहते हैं। रेड वाटर फीवर, रेड वाटर फीवर ये है बेबियोसिस। बेबियोसिस, इसको चींचड़ी ज्वर भी कहते हैं। चींचड़ी ज्वर, जानवरों में जो चींचड़े लग जाते हैं, किलनी लग जाती है, इसकी वजह से ये बेबियोसिस रोग होता है। और इसमें जो मूत्र आता है वो लाल रंग का आता है, क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं उसमें समाप्त हो जाती है। तो रेड वाटर फीवर है वो बेबियोसिस रोग का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्विच। ट्विच किस जानवर को नियंत्रित करने के काम में आती है? ट्विच, ट्विच किस जानवर को नियंत्रित करने के काम में ली जाती है? ऑप्शन है गाय, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता। तो इसका सही उत्तर है घोड़ा। घोड़े को नियंत्रित करने के लिए ट्विच काम में ली जाती है। जैसा कि आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं, इस प्रकार का उपकरण होता है। इसमें ये लकड़ी का हैंडल है, इसके आगे ऐसे लूप बनी रहती है, जो हम क्या करते हैं, घोड़े का जो अपर लिप होता है, ऊपरी होठ, उसमें इस लूप को फंसा कर इसको ऐंठन मारते हैं, ऐंठते हैं, तो ये यहाँ फिक्स हो जाती है। फिर इससे जो घोड़ा है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ट्विच का उपयोग हम घोड़े को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रिफ्यूज। रिफ्यूज विधि है, रिफ्यूज मेथड किसके काम में आता है? घोड़े को नीचे गिराने की, बकरी को नियंत्रित करने की, भेड़ को नियंत्रित करने की, और अगला ऑप्शन है गाय को नीचे गिराने की। तो इसका सही उत्तर है गाय को नीचे गिराने की विधि का नाम है रिफ्यूज मेथड या रिफ्यूज विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जानवर का अंडाशय बादाम के आकार का होता है? मतलब किस जानवर में जो ओवरीज है, अंडाशय है उसका, उसकी जो शेप है वो बादाम के जैसी होती है। ऑप्शन है बकरी, घोड़ी, भेड़ और गाय। तो इसका सही उत्तर है भेड़। भेड़ का जो अंडाशय होता है वो बादाम के आकार का होता है, बादाम के आकार का। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छी साइलेज। अच्छी साइलेज का पीएच होता है। साइलेज क्या होता है मित्रों? अपन ने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था कि साइलेज है वो हरा चारा जिसको किण्वन विधि से तैयार करते हैं और उसको परिरक्षित रखा जाता है और उसको 12 सप्ताह लगते हैं बनने में। तो अच्छी साइलेज का पीएच का मान क्या होता है? ऑप्शन है 4.2 से 4.5, 4.5 से 4.8, 3.5 से 4.2 और 4.8 से 5.8। तो इसका सही उत्तर है 4.2 से 4.5। अच्छी साइलेज का जो पीएच मान होता है वो 4.2 से 4.5 के मध्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेराकिरेटोसिस। पेराकिरेटोसिस नामक रोग सूअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है? पेराकिरेटोसिस, पेराकिरेटोसिस जो बीमारी है सूअर में, वो किस खनिज तत्व की कमी से होती है? ऑप्शन है मैंगनीज, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम। तो अगला इसका जो सही उत्तर है वो है जिंक।
जिंक की कमी से पेराकिरेटोसिस बीमारी होती है सूअर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अंडे के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रखता है? इन 4 राज्यों में वह कौन सा राज्य है जो अंडे के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऐसे अंडे का ए याद रखना है, मतलब अंडे के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पे कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक गो जातीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है? मतलब गोवंश की संख्या कौन से देश में सर्वाधिक है? ऑप्शन है ब्राजील, चीन, भारत और श्रीलंका। तो इसका सही विकल्प है ब्राजील। ब्राजील में गायों की संख्या सर्वाधिक है, तो गो जातीय जनसंख्या सर्वाधिक ब्राजील में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त करना कहलाता है। मुर्गों में जो प्रजनन क्षमता है उसको समाप्त करना क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, कैपोन, कैपेनाइजेशन, ब्रायलर और कैथीटर। तो इसका सही उत्तर है कैपेनाइजेशन। कैपेनाइजेशन वो विधि है, कैपेनाइजेशन एक विधि है जो मुर्गों में बधियाकरण या मुर्गों में प्रजनन क्षमता समाप्त करने की विधि है कैपोनाइजेशन। इससे क्या बन जाते हैं? कैपोन। कैपोन क्या होते हैं? कैपोन नर मुर्गे जिनमें मादा के गुण आ जाते हैं, नर मुर्गे जिनमें मादा के गुण आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं, उनको कैपोन बोलते हैं। तो कैपोनाइजेशन एक मेथड है जिससे मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। इस विधि में मुर्गे के सिर के नीचे गर्दन में एक चीरा लगा के डाईइथाइल स्टील बेस्ट्रोल, जो कि मादा मुर्गी में पाया जाने वाला हार्मोन है, इस हार्मोन की टिकिया को रख देते हैं जिससे नर मुर्गे जननक्षम नहीं रहते हैं। तो इस विधि का नाम है कैपोनाइजेशन। कैपोनाइजेशन विधि है ये जो मुर्गों में प्रजनन क्षमता को समाप्त करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से चुनकर अलग करना क्या कहलाता है? बीमार पशु को स्वस्थ पशु से उसका चयन करके अलग करना क्या कहलाता है? डॉकिंग, कैथीटर, स्टीमिंग अप और कलिंग। तो इसका सही उत्तर है कलिंग। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग करने की जो विधि है उसको हम बोलते हैं कलिंग। डॉकिंग होता है मेमने में पूंछ को हटा देना, मेमने में पूंछ हटाना। कैथीटर है वो मूत्र उत्सर्जक उपकरण है। स्टीमिंग अप है वो जो गाय होती है, गाय को प्रसव से पूर्व अतिरिक्त आहार देना, उसको बोलते हैं स्टीमिंग अप, अतिरिक्त आहार देना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कलिंग। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से चुनकर अलग करना कलिंग कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? मुर्गी के जो चूजे होते हैं उनमें चोंच को काट दिया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डीवर्मिंग, डीबिकिंग, डिस्टोकिया और डिटेलिंग। तो इसका सही उत्तर है डीबिकिंग। डीबिकिंग कहते हैं, देखो चोंच को कहते हैं बीक, तो डीबिकिंग मतलब चोंच को हटा देना।
चोंच को क्यों हटाते हैं? क्योंकि चूजे हैं वो आपस में लड़कर एक दूसरे को घायल कर देते हैं, जिसको हम कैनाबिलिज्म कहते हैं, कैनिबिलिज्म। तो डीबिकिंग करते हैं, चोंच को काट देते हैं, ऊपरी चोंच का 1/4 भाग और निचली चोंच का 1/8 भाग। और जिस यंत्र की सहायता से डीबिकिंग की जाती है उसको डीबिकर बोलते हैं, डीबिकर कहते हैं उसको। डीबिकर द्वारा डीबिकिंग की जाती है क्योंकि चूजे आपस में लड़कर एक दूसरे को घायल कर देते हैं। तो मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया है वो है डीबिकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पशु का दूसरे पशु के बाल खाना कहलाता है। एक पशु का दूसरे पशु के बाल खाना क्या कहलाता है? जियोफेजिया, पीलोफेजिया, एलाट्रायोफेजिया और इन्फेंटोफेजिया। जियोफेजिया, पीलोफेजिया, एलोट्रायोफेजिया और इन्फेंटोफेजिया। तो इसका सही उत्तर है पीलोफेजिया। पीलोफेजिया अन्य पशु के बाल खाना, अन्य पशु के बाल खाना, इसको बोलते हैं पीलोफेजिया। जियोफेजिया है वो मिट्टी खाना, वो जियोफेजिया है। और एलाट्रायोफेजिया होता है अखाद्य वस्तुएं खाना, अखाद्य वस्तुएं खाना। और इन्फेंटोफेजिया होता है अपने शिशु को खाना। जैसे कुत्ते और बिल्ली में प्रसव के बाद माता अपने शिशुओं को खा जाती है तो वो स्थिति है इन्फेंटोफेजिया। तो बाल खाने को हम बोलेंगे पीलोफेजिया। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज तक की जितनी क्लासें हैं उनकी PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो बने रहिए कक्षा प्लस के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जो विद्यार्थी अपीयर हो रहे हैं उन तक पहुंचाने का श्रम करें। धन्यवाद, नमस्कार।